बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान, चिड़ियों के चहचहाने से पहले खाट छोड़ के उठ गए हमारे किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कृषि जगत से जुड़ी हुई नई तरह की जानकारियां हम लेके पहुंच गए हैं। आज की जानकारी भी बहुत ही खास है आपके लिए, लेकिन चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक अनुदान पर कर सकते हैं रियरिंग तालाब का निर्माण। सिंचाई के लिए डीप बोरिंग और समरसेबल पंप सेट की योजना। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पुषा कोमल। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालक अनुदान पर कार्प हैचरी की स्थापना और मछली बीज उत्पादन के लिए रियरिंग तालाब का निर्माण करा सकते हैं। कार्प हैचरी की कुल योजना लागत 25 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी, जबकि रियरिंग तालाब निर्माण की कुल योजना लागत 7 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार 4,50,000 रुपए का अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पहली योजना में सरकार डीप बोरिंग करा के समरसेबल पंप सेट उपलब्ध कराएगी। इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपए है, जबकि दूसरी योजना में सरकार किसान के मध्यम या निचली जमीन में तालाब निर्माण कराएगी। इन दोनों योजनाओं में सरकार 90% अनुदान देगी। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं, वो एक ही दिन में पूरे बीजों की बुआई ना करें। इसे कई हिस्सों में बांटकर 10-10 दिन के अंतराल पर लगाएं। किसान भाइयों, बाजार में यदि एक ही समय में स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न की आवक ज़्यादा होगी, उसकी उपलब्धता अधिक होगी, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए एक समय में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की सभी उपज ना ले जाएं, बल्कि 10-10 दिन के अंतराल पर बाजार में बेचने के लिए ले जाएं, तो अच्छी कीमत मिलेगी। इसलिए 10-10 दिन के अंतराल पर बुआई करें। इसके लिए आपको इस कैटेड में लगाना चाहिए जो स्वीट कॉर्न है और बेबी कॉर्न है। तो स्वीट कॉर्न को एक ही दिन एक ही टाइम पे लगाएंगे तो मार्केट में जब तैयार होगा तो आपको बल्क में जाएगा तो रेट वहाँ पे गिर जाता है, इसलिए उसको 10-10 दिन के अंतर पर लगाना चाहिए। उसी तरह से आपको बेबी कॉर्न को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये 5 दिन में बेचना होता है, तो इसलिए इसको भी 10 से 15 दिन के अंतर पर ही लगाना चाहिए। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे जुलाई में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पुषा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा और पुषा कोमल की उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना बैगन फसल में कैसे कीट नियंत्रण करें।
किसान भाइयों, बैगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 150 किलोग्राम नीम की खली और 60 दिन बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें तथा उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तरह तरह की नई नई जानकारियों का लाभ लिया, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी का कैसा रहेगा भाव ये भी जाना। अब वक्त चला छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस विराम में छुपा है छोटा सा संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, जैसे कि बरसात का मौसम आ गया और बरसात के मौसम आते ही तरह तरह की समस्याएं आ जाती है पेड़ पौधों में, जैसे कीट लगना। जी आम बात है। और इसी का समाधान को करते हुए आज का विषय हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है बरसात के मौसम में कुसमीला एवं कीट प्रबंधन कैसे करेंगे, किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते स्टूडियो, जहाँ पे हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं और लेते हैं संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड लाह के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अतिरिक्त आमदनी के लिए लाह का उत्पादन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जानकारियों के अभाव में किसान भाइयों को जो वांछित लाभ है वो नहीं मिल पाता है। कई बार कीड़े लग जाते हैं या खेती किस तरह करें इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि बरसात के मौसम में आप कुसमी लाह की खेती कैसे करें और साथ ही साथ कीट प्रबंधन कैसे करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोमेन घोषाल। डॉक्टर सोमेन घोषाल केंद्रीय रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जोहार किसान भाई। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर घोषाल, जब हम लाह के उत्पादन की बात करते हैं, झारखंड जैसे राज्य में कई मौसम में लाह की खेती होती है। अभी बरसात के मौसम में हम लाह की खेती की बात कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है बरसात के मौसम में लाह की खेती का? खास करके झारखंड में ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाह की खेती है बरसात का सीज़न में। अगर देखा जाए पूरा इंडिया में लाख का प्रोडक्शन अगर 18,000 से 20,000 टन का बीच में होता है, लेकिन इसका 70% ही कुसमी होता है। अच्छा। और इस 70% जो कुसमी लाख की खेती होता है, इसमें से बरसात वाला सीज़न में जो लैक लगता है, जो जा कर के विंटर में कटता है, इसका जो अमाउंट है ये उसका 60%। अच्छा। इसका मतलब ये काफ़ी मायने रखता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान भाई इस खेती को बहुत महत्व का साथ इसको खेती करते हैं और काफ़ी इसमें लाभ भी मिलता है किसान। तो कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे किन किन पेड़ों में इसकी खेती होती है बरसात के मौसम में खासकर? बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मामले में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुसमी लाख तीनों जो इम्पोर्टेंट होस्ट है इसी समय उसमें खेती होता है। जैसे कुसुम, बेर, सिमियालता, ये तीनों पेड़ ही इम्पोर्टेंट पेड़ है और ये तीनों पेड़ को ही इस्तेमाल करने के लिए यही सबसे अच्छा सीज़न है। अच्छा, तो अभी जो आप बता रहे हैं अच्छा सीजन है, किस समय लगाया जाना चाहिए डॉक्टर साहब? एक्चुअली कुसमी लाख लगाने के लिए 2 सीज़न है। एक है इस सीज़न मैंने बरसात का सीज़न में लगता है, जो जा कर के शीतकालीन यानी फरवरी महीने में कटता है जी। इस फसल को बोलता है, फरवरी महीने में जो कटता है इस फसल को बोलता है, इसको अगहनी फसल बोलते हैं। अच्छा। और जो अगहन महीना में जो लगता है वो जा कर के जून जुलाई महीने में कटता है, इसको जेठवी फसल बोलता है। जेठवी फसल बोलते हैं, हाँ। तो ये दोनों फसल, एक ग्रीष्मकालीन फसल और एक शीतकालीन फसल। तो अभी जो बरसात का मौसम है डॉक्टर साहब, अभी तो बहुत सारे किसान भाई लाह भी चढ़ाएंगे, जो कुसमी लाह की, कि अब सही समय क्या यही है या अभी आसपास अभी लगाया जा सकता है? एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो सीज़न है इसमें रंगीनी फसल भी मैंने निकलता है कीड़ा, और कुसमी का भी लगभग 10-15 दिन का। अभी रंगीनी हमारा रांची के में रंगीनी का निकालना ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। अच्छा। अभी 5-10 दिन का अंदर में ही कुसमी लाख जो कीट है वो निकालना चालू हो जाएगा। तो किसान भाई सतर्क रहे, सजाग रहे कि अभी चालू होने वाला है कुसमी का जो सीज़न कटने का।
और जहाँ तक खेती से संबंधित जो बात है, किसान को इस समय लाख को इनोकुलेशन यानी संचरण करना चाहिए। तो इस सीजन संचरण करने के लिए किसान को बहुत पहले से प्लान करना होता है कि इस सीजन में कौन कौन होस्ट में हम लगाएंगे, क्योंकि सब होस्ट में इस सीजन में तो सभी होस्ट में हो जाता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो लाख है वो सब होस्ट में नहीं हो पाता है। जैसे सीमिया लता में भी नहीं हो पाता है ग्रीष्मकालीन लाख, और बेर में भी नहीं होता है। तो उसका हिसाब से उसको प्लान करना होगा। इस पर्टिकुलर सीजन में बेर पेड़ को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सीमिया लता पेड़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो किसान के लिए बहुत अच्छा होगा। और ग्रीष्मकालीन फसल अगर कुसुम में लेंगे तो कुसुम पेड़ में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन भी हो पाएगा। और उस सीजन में अगर बेर में लेंगे और सीमिया लता में लेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बेर है, चाहे कुसुम है, चाहे सीमिया लता है, तो इसमें तो प्रबंधन का बड़ा क्षेत्र होगा। प्रबंधन के विषय में हम जानना चाहें कि किस तरह से किसान भाई हैं प्रबंधन करें। प्रबंधन कई तरीके से होता है। एक है कीट का प्रबंधन और एक है टोटल प्रोडक्शन का प्रबंधन जी। तो कीट का प्रबंधन जहाँ तक होता है तो शत्रु कीट जो है, शत्रु कीट आपका यूब्लेमा, हल्कोसेरा, इस तरह का, और कुछ परजीवी, ये सब परभक्षी होता है यूब्लेमा, हल्कोसेरा, और कुछ परजीवी इंसेक्ट भी होता है जी। तो दोनों तरह का जो शत्रु कीट है इसको कंट्रोल करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रधान हम मोटे तौर पे आपको बता देते हैं कि किसान भाई के लिए कि जो परभक्षी और इसके लिए टोटल कंट्रोल के लिए सारे इंसेक्टिसाइड लेकिन काम नहीं करेगा जी। क्योंकि लाख भी एक कीट है और उसका शत्रु कीट वो भी कीट है। जो इंसेक्टिसाइड इसको मारेगा वो इंसेक्टिसाइड उसको भी इफेक्टिव होगा मारने के लिए। तो इसीलिए रिसर्च करके जो इंसेक्टिसाइड कम हानि पहुंचाता है लाख का ऊपर, या तो लाख का जो कवर है उसके रहने के चलते इसके ऊपर हानि कम पहुंचाता है, लेकिन एक स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग देखे हैं कि फिप्रोनिल यानी रीजेंट, ये इंसेक्टिसाइड है, इसको हम लोग 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर स्प्रे करेंगे, साथ में 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेंडाइजिम यानी बेविस्टिन अगर मिला करके स्प्रे करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव होता है शत्रु कीट और परजीवी दोनों को मारने के लिए जी। और इसके अलावा इंडोक्साकार्ब नाम का और भी एक इंसेक्टिसाइड है। अगर पहला वाला नहीं मिलता है तो इंडोक्स हम लोग ले सकते। इसको 0.5 यानी आधा ml प्रति लीटर का हिसाब से इसको दवा का घोल बना करके हम लोग स्प्रे करते हैं। साथ में वही फफूंदनाशक जो कार्बेंडाइजिम बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर का हिसाब से स्प्रे करते हैं। 3 बार स्प्रे करना होता है 30 दिन का इंटरवल में जी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि स्प्रे तो करना है, ये जानकारी किसान भाइयों को हो जाती है। कब स्प्रे करना चाहिए ये बहुत जानकारी, मात्रा बहुत जरूरी है, मात्रा तो आपने बता ही दिया। कब करना चाहिए ये जब लैक लगता है, ये जब अभी 10-15 दिन के बाद ये लैक इनोकुलेशन होगा, संचरण होगा। संचरण का बाद 20-25 दिन के बाद इसको खोल लिया जाता है, फूंकी को उतार लिया जाता है। इसके बाद लैक लगाने से जब 1 महीना होता है उस समय पहला स्प्रे होता है जी। उसका और 30 दिन का बाद दूसरा स्प्रे, और उसके बाद और तीसरा दिन 90 दिन में तीसरा स्प्रे। किसान भाई को एक चीज़ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब स्प्रे 42 से 45 दिन का अंदर जब देखेंगे कि उस समय नर कीट निकालने का समय होता है। अच्छा। नर कीट निकालने के करीब 1 हफ्ता ड्यूरेशन रहता है। उस पीरियड में कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए, ताकि उस समय स्प्रे करने से नर कीट अगर मर जाएगा तो
उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ता है। तो नेक्स्ट जनरेशन ठीक से बच नहीं पाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। आपने बताया कि बेर में, कुसुम में, सेमिया लता में हम लेते हैं। कई बार किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि उसकी कटाई छटाई किस तरह से करें। कितना महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब कटाई छटाई, और कब किया जाना चाहिए? कटाई छटाई अलग अलग पेड़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे कुसुम बड़ा पेड़ है और ये स्लो ग्रोइंग है जी, तो इसीलिए इसका रेस्ट पीरियड ज़्यादा मांगता है। ये 2 टाइम इसका स्प्रे कटाई छटाई करने के लिए ईयरमार्क किया गया है, क्योंकि वही 2 टाइम लाख का हार्वेस्टिंग भी होता है, साथ में कटाई छटाई भी करते हैं जी। ये टाइम है, ये बरसात का सीज़न जून जुलाई महीना एक, और दूसरा है जनवरी फरवरी महीना। अच्छा, तो एक कुसुम के लिए हो गया। बेर के लिए चूँकि गर्मी वाला फसल उसमें बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए बेर के लिए एक ही कटाई छटाई का टाइम वही जनवरी फरवरी महीना जी। और सेमिया लता के लिए भी वही जनवरी फरवरी महीना। अच्छा, बेर में 6 महीना लगता है सूट तैयार होने के लिए, इसीलिए जनवरी महीने में अगर प्रूनिंग करेंगे फरवरी महीने में, तो वो जून जुलाई में आकर के उसका डाली सफिशिएंट बड़ा हो जाता है, उस समय इनोकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। सेमिया लता में भी वही चीज़ है, लेकिन कुसुम में ये स्लो ग्रोइंग है, इसका कटाई छटाई एक बार होने के बाद करीब 1.5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये रेस्ट काफ़ी बड़ा लंबा मांगता है। इसीलिए इस समय अगर कोई प्रूनिंग करेंगे तो वो 1.5 साल का बाद जनवरी फरवरी महीने में वो पेड़ तैयार होंगे, और उस साल का जो गर्मी वाला फसल उसके लिए इनोकुलेशन के लिए तैयार होंगे। तो ये तीनों पेड़ का, तीनों टाइप का जो पेड़ है, इसका इनोकुलेशन और उसका आपका कटाई छटाई का डिटेल इस तरह का होता है। रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है खाद का प्रबंधन डॉक्टर साहब, क्योंकि सीधे सीधे ये पेड़ से जुड़ा हुआ है, तो खाद का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। खाद किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बढ़वार अच्छी हो, ज़्यादा फैले और फसल भी अच्छी हो? ये मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाद किसान भाई के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को हम बहुत अहम बात है, अहमियत का साथ हम पेश आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। किसान भाई को हम ये बता दें कि खाद, कोई भी खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए, पेड़ का वृद्धि बढ़िया से रखने के लिए। तो इसीलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और मुख्य पोषक तत्व, मुख्य जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये हम लोग अवश्य इसमें अप्लाई करते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व ये 3 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन झारखंड का सॉयल, खास करके लैक ग्रोइंग जो एरिया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि मेनली एसिड सॉयल है। हाँ, अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी में प्रॉब्लम क्या है कि आपका न्यूट्रिएंट मिट्टी में कुछ कुछ रहता है, लेकिन वो अनअवेलेबल कंडीशन में रहता है, पेड़ को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसका सुधार करना। अम्लीयता में सुधार आ जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, DAP सब अप्लाई करें। आप नहीं अप्लाई करके भी आप अगर सुधार देंगे तो अपने आप मिट्टी का जो क्षमता है वो अप्लाई हो जाएगा, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी उसकी। तो इसलिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है उर्वरता शक्ति को, जो सॉइल फर्टिलिटी, इसको अमेंडमेंट अप्लाई करना। चूना अप्लाई करके हम लोग देते हैं। चूना ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि बेर का जो मीडियम साइज का पेड़ है, 2 किलो चूना हम लोग अप्लाई करने के लिए रिकमेंड करते हैं। और साथ में जब चूना अप्लाई करेंगे, मिट्टी आपका एक कंडीशन में आया, इसके बाद थोड़ा बहुत खाद देने के लिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं। उसका मात्रा कैसे होगा? 300 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम DAP और 800 ग्राम MOP खाद। आपने देखा किसान भाई कि 300 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम DAP, साथ में हम लोग लेकिन MOP खाद और खेती में उतना नहीं चाहिए, लेकिन लैक का खेती के लिए 800 ग्राम देने के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि पोटास खाद, MOP में पोटास मिलता है।
पोटास खाद लैक खेती के लिए बहुत अहमियत इसका रखता है। ये खाद आपका जो पोटास खाद जो एसिमिलेट जो पत्ता में खाना बनाते हैं पेड़ पौधा, वो लाख तक पहुंचाने के लिए ये काफ़ी रोल प्ले करता है। इसलिए पोटास का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। पोटासियम केवल किसान भाई अगर केवल पोटासियम ही दे देंगे तो लैक का प्रोडक्शन बिल्कुल बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए ये चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम अगर देखा जाए सारे चीज पेड़ के लिए वृद्धि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास करके पोटासियम वो पेड़ के लिए वृद्धि के लिए भी है और लाख के लिए वृद्धि के लिए भी है। लाख बहुत मोटा मोटा हो जाता है, लाख मोटा होगा तो लाख का वृद्धि अच्छा होगा, वृद्धि अच्छा होगा तो अंदर में जो फीमेल लैक इंसेक्ट उसका अंदर में क्रॉलर नंबर ऑफ उसका जो बच्चा शिशु कीट संख्या में ज़्यादा होगा। इसलिए आधा किलो लैक अच्छा गुणवत्ता वाला जो बिहान लैक पैदा होगा तो आधा किलो उस तरह का जो बिहान लैक है उसका जितना गुणवत्ता होगा। नॉर्मल जो खेती करते हैं उसमें पोटास नहीं देते हैं, उसमें पतला पतला लैक होता है, उसमें 2 किलो देने से भी शायद उतना काम में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो उर्वरता शक्ति को मिट्टी को बनाए रखना और ठीक से उसका इस्तेमाल करना खाद का, ऐसे करने से भी आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होता है और किसान भाई इससे काफ़ी कुछ लाभ आमतौर पर किसान भाई इस बात को नहीं समझते या ध्यान नहीं देते हैं कि चूंकि पेड़ बड़ा होता है इसलिए उसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस ये सब की जरूरत होती है, समझते नहीं है। लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि फास्फोरस देना बहुत जरूरी है, पोटास देना बहुत जरूरी है। ये आप साथ में बताएं डॉक्टर साहब कि बहुत संक्षेप में हम जानना चाहें कि किस तरह से और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं? एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है कि पेड़ किस तरह का होना चाहिए। बहुत घना कैनोपी वाला जो पेड़ है उस पेड़ में बहुत इस सीजन में खास करके बहुत अच्छा लैक प्रोडक्शन नहीं होता है। जो पेड़ अलग थलग है एक दूसरे से काफ़ी दूर मेंटेन किया हुआ रहता है वैसा पेड़ में बहुत अच्छा लैक का प्रोडक्शन होता है। बेर में हुआ फ्लेमिंजिया सीमियालटा एक छोटा पौधा है, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए क्योंकि आंगन में अगर करेंगे तो उसमें भी लैक प्रोडक्शन कर सकते, जंगल जाने की जरूरत नहीं। घर का फीमेल